Hello friends and students, I am Akash Srivastava. Most welcome you to my YouTube channel. This video is for NCERT and state boards students and different competitive exam aspirants. If you want to see more videos, subscribe my channel and share my videos to your friends for mine and your self growth. None can gear up you until you think. So look it and understand. This is for you and may help you for gear up your future. Let's start. Competitive exam aspirant. Hello friends and students, most welcome you to class 8th science, and this is second chapter which is extracted from biology. This is very important chapter for your future. So let's start friends. What is the meant by microorganisms, friend and foe? This is your chapter name as we are introducing you. What is the meant by microorganisms, friend and foe? Microorganisms, it's especially mean that the organisms which we cannot see by our naked eyes, so we are use microscope to see it, or the any extra mean electronic microscope or any other thing to see it. These are microorganisms, and how they are to us friend or a foe mean enemy. लेट्स स्टार्ट फ्रेंड्स, आपको देखना है कि कैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मतलब आप समझ सकते हैं। देखिए क्लास 9th में जब आप जाओगे तो आपको फुल एक्सप्लेनेशन मिलेगा कि माइक्रो का मतलब होता क्या है। माइक्रो का मतलब होता है, आप कुछ इस तरीके से समझ लीजिए कि मिलीमीटर का 1000th पार्ट कर दीजिए, उतना छोटा अप्रॉक्सीमेट आपका जो है, आप ये समझ लीजिए कि आप उसको देख नहीं सकते हो। डस्ट पार्टिकल का भी 100th पार्ट, ठीक, डस्ट पार्टिकल को तो आप देख सकते हो लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को नहीं देख सकते। तो ये कैसे हमारे फ्रेंड्स हैं और हमारे फो हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। There are other living organisms around us which we are normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. तो microbes या फिर microorganisms जो नाम दिया गया है, इसका मतलब क्या है? तो इसका मीन ये हुआ living organisms around us sorry for your inconvenience, around us which we normally cannot see. These are called microorganisms or microbes. Okay, for example, you might have observed that during the rainy season moist bread gets spoiled. अब देखिए जब रेनी सीजन होता है तो जो ब्रेड होती है, ब्रेड मतलब कि जो आपको मार्केट से मिलती है कैसी फूली फूली वाली ब्रेड, जो क्या होती है फ्लोर को जो है बेक करके ईस्ट के थ्रू बनाया जाता है, तो वो क्या हो जाती है स्पॉइल होके, मतलब सड़ जाती है, और इट्स सरफेस गेट्स कवर्ड विथ ग्रेइश वाइट पैच। तो इसका सरफेस मतलब जैसे आप एग्जांपल ले लो कि ब्रेड हो गया ये, तो ये क्या हो जाता है स्पॉइल होने के बाद ग्रे कलर का, कौन से कलर का, ग्रे कलर का, इस पे पूरे ग्रे ब्रेड पे पैच पड़ जाता है। ये जो पैच दिखाई देता है ये क्या होता है, ग्रेइश वाइट पैच होता है। ये जो पैच होता है, आप जब इसको मैग्नीफाइंग ग्लास से देखोगे तो आपको इसमें क्या दिखाई देगा, माइक्रोब्स दिखाई देंगे। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इनके लिए कुछ एक्टिविटी दी गई है। कलेक्ट सम मॉइस्ट सॉइल, आपको कुछ हल्की सी गीली सॉइल कलेक्ट करनी है। फ्रॉम द फील्ड इन अ बीकर, कहाँ से, फील्ड से एक बीकर में। एंड ऐड वाटर टू इट, और इसमें वाटर को ऐड करना है। आफ्टर द सॉइल पार्टिकल हैव सेटल डाउन, जैसे ही सॉइल पार्टिकल आपके सेटल डाउन हो गए, ऑब्जर्व अ ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम द बीकर अंडर अ
माइक्रोस्कोप, तब आप क्या करिए, एक स्लाइड ले लीजिए और माइक्रोस्कोप पे उस स्लाइड को रखिए और उस पे एक ड्रॉप जो वाटर की ड्रॉप जो है उसी बीकर में से निकाल करके उसको जो ड्रॉप कर दीजिए उस पे। जैसे आप उसको रखो, उस ड्रॉप को क्या करोगे, उस स्लाइड पे रखोगे, इमीडिएटली आप देखोगे तो इसमें बहुत छोटे छोटे से माइक्रोब्स दिखाई देने लगेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देने लगेंगे। टेक ए फ्यू ड्रॉप ऑफ वाटर फ्रॉम अ पाउंड। तो आपको क्या करना है, एक पॉन्ड से, एक तालाब से कुछ ड्रॉप लेनी है वाटर की, स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड, और आपको इसको ग्लास की स्लाइड पे फैला लेना है और इसके बाद आप माइक्रोस्कोप के थ्रू इसको आप ऑब्जर्व कर सकते हो। तो आपकी दो एक्टिविटी है जिसके थ्रू आप माइक्रोब्स को देख सकते हो। चलिए, दीज ऑब्जर्वेशन शो दैट वाटर एंड सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स। तो ये ऑब्जर्वेशंस आपको बताती हैं कि वाटर और सॉइल क्या है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स से भरा हुआ है। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन कि हमारे अराउंड में जितनी भी वाटर और सॉइल है सभी टाइनी ऑर्गेनिजम्स से क्या है, फुलफिल हैं। थ्रू नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। इसमें सबको माइक्रोब्स की कैटेगरी में नहीं रखा जा सकता। दीज तो नहीं रखा जा सकता, तो बाकी क्या हो सकते हैं, वायरस हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, फंजाई हो सकते हैं, एल्गी हो सकते हैं। ठीक है ना, धीमे धीमे करके आप जानोगे इन सब के बारे में। ठीक है, दीज माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर सो स्मॉल इन साइज एंड दे कैन नॉट सी विद द अनएडेड आइज, मतलब बिना किसी चीज के सपोर्ट के आप इसको देख नहीं सकते हो। सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रो ऑन ब्रेड, जैसे कि ब्रेड पे जो फंगस होता है उसको आप फंगस को तो देख सकते हो, लेकिन आप ये कहो कि उस फंगस के कारण आप जो है उस फंगस को ये कह दो कि आपने माइक्रोब्स को देख लिया, तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे अर्थ पे आप इंसान को देख सकते हो, वैसे आप माइक्रोब्स की पूरी भीड़ को एक साथ देख सकते हो, लेकिन माइक्रोब को सिंगुलरली किसी एक नहीं देख सकते। उसके लिए आपको माइक्रोस्कोप या फिर मैग्नीफाइंग लेंस लगा के देखना ही पड़ेगा। दैट इज वाई दीज आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर माइक्रोब्स। तो जब इनको देखने के लिए मैग्नीफाइंग ग्लास का या फिर माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ा, इसी कारण इनको क्या नाम दिया गया, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर माइक्रोब्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया कि इनको 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया गया। क्लासिफाई करने का मतलब क्या हुआ, इनको 4 मेजर ग्रुप्स में, 4 मेजर समूहों में क्या किया गया, बड़े बड़े समूहों में डिवाइड कर दिया गया। रीजन, क्योंकि इकट्ठे पढ़ पाना आपके लिए पॉसिबल नहीं है, इसलिए इनको क्या किया गया, एक एक पार्ट में अलग किया गया। वैसे भी आप जब किसी चीज को इकट्ठे पढ़ोगे तो आप सीधी सीधी बात है कि जैसे आपने एक फैमिली को लिया तो वो फैमिली के बारे में आप डिस्कस करोगे तो फैमिली का हर पर्सन एक तरीके का नहीं होगा, लेकिन वो फैमिली एक होगी। ठीक है, आप सेकंड फैमिली जाओगे, थर्ड फैमिली में जाओगे, फोर्थ फैमिली में जाओगे, इसी तरीके से बनाया गया, क्या ग्रुप बनाया गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, पहला हुआ बैक्टीरिया का नाम रखा गया, सेकंड फंजाई नाम रखा गया, थर्ड प्रोटोजोआ नाम रखा गया, फोर्थ एल्गी रखा गया। ठीक है ना, तो कुछ हैं जो आपको 2.1 और 2.4 में दिखाए गए हैं। ये हैं, देखिए आपके 2.1 में भी दिखाया गया है, देख लीजिए। ठीक, ये आपके बहुत छोटे छोटे माइक्रोब्स हैं और ये सेकंड है, ये वाला। ठीक, और ये कुछ हैं ब्रेड मॉड्यूल्स में जो पाए जाते हैं वो ये हैं। ठीक है, ब्रेड मोल्ड में देखिए, ब्रेड मोल्ड में यही पाया जाता है। ठीक, नाउ कम टू आवर पैराग्राफ वेयर वी आर डिस्कसिंग। चलिए आगे देखते हैं। सम ऑफ दिस कॉमन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर शोन इन फिगर। मैंने आपको बता दिया वायरसेस आर आल्सो माइक्रोस्कोपिक बट are different from other microorganisms. They however reproduce only inside the cell of host organism. तो अब वायरस क्या है, बहुत माइक्रोस्कोप हैं, माइक्रोस्कोपिक में आते हैं, लेकिन ये क्या है, डिफरेंट है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से। They however reproduce only inside the cell of host organisms. ये जबकि ये क्या करते हैं, ऑर्गेनिजम्स में तरीके ही रिप्रोड्यूस करते हैं, which may
बैक्टीरिया। तो जिसमें करते हैं अपने को रिप्रोड्यूस वो क्या है, या तो बैक्टीरिया होंगे या फिर प्लांट होंगे या फिर एनिमल्स होंगे। सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन 2.5, आपको कुछ वायरसेस भी नीचे दिखाए गए हैं। कॉमन एलिमेंट्स लाइक कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मोस्ट कफ आर caught by viruses. Serious disease like polio and chicken pox are also caused by virus. तो आपको वायरस के बारे में थोड़ा सा एक नॉलेज मिली कि वायरस क्या होता है। वायरस भी एक माइक्रोस्कोपिक है, ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो ये, लेकिन ये क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। क्यों? क्योंकि ये रिप्रोड्यूस क्या करते हैं, किसी के इनसाइड में रिप्रोड्यूस करते हैं। देखिए आपको मैं एक बार बता दूं कि वायरस जो होता है, वायरस दोनों तरीके का होता है, मतलब ये लिविंग भी होता है, नॉन लिविंग भी होता है। जब इसको पॉजिटिव कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाता है, फिर से लिव हो जाता है। जब इसको निगेटिव कंडीशन मिलती है तो ये क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, ठीक है। डेड मतलब कि ये सो जाता है। अब कॉमन, अब आपको देखिए डिजीज जो आपको वायरस के थ्रू पता चली होती है, सबसे पहला नाम क्या है, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, फ्लू, कफ, ठीक। उसके बाद जो सीरियस डिजीजेज हैं, ये कॉमन अलाइनमेंट थी, कॉमन डिजीजेस थी, ठीक है ना। इसका नाम क्या है, ये कॉमन है, ठीक। अब इसके बाद अब आप ले लो सीरियस वाली, कैसे वाली, सीरियस डिजीज, तो उसका नाम क्या है, पोलियो हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, ठीक। तो ये आपका हो गया सीरियस, ठीक। डिजीज लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर काज्ड बाय प्रोटोजोआ वेयर टाइफाइड एंड ट्यूबरक्लोसिस आर बैक्टीरियल डिजीज। अब आपको देखिए बताया, सबसे पहले इसने बताया कि ये वायरस के थ्रू होने वाली डिजीज आपको कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, कफ, पोलियो, चिकन पॉक्स, ये हैं आपकी वायरस के थ्रू, ठीक है ना। अब इसके बाद इसने बताया कि प्रोटोजोअन्स के थ्रू क्या होता है, डिसेंट्री और मलेरिया होती है। अगर यहीं आप बात करिए इसके आगे की, टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस, अगर टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस की बात करिए तो ये बैक्टीरियल डिजीज है, मतलब ये बैक्टीरिया के थ्रू होती है, ठीक। तो आपको एक छोटा सा चार्ट मिला, इसको अलग अलग लिख लीजिए, अपनी कॉपी में लिखेंगे तो आप इजीली लर्न कर पाएंगे, ठीक है। चलिए देखिए, आप अपने से आंख बंद करके सोचिए कि वायरस से आपको कौन कौन सी डिजीज के बारे में पता चला। कोल्ड के बारे में पता चला, इन्फ्लुएंजा के बारे में पता चला, कफ के बारे में पता चला, ठीक है। ये आपकी कैसी थी, ये कॉमन डिजीज थी। अब आपके सिंपलर डिजीज के बारे में बात की जाए तो कौन कौन सी थी, पोलियो थी और कफ थी, ठीक है ना। पोलियो, चिकन पॉक्स थी, कफ नहीं थी, ठीक। अब आइए, प्रोटोजोआ के थ्रू होने वाली डिजीज कौन कौन सी हैं, तो उसका नाम है डिसेंट्री। डिसेंट्री का मतलब होता है लूज मोशन, ठीक है ना। और उसके बाद मलेरिया, ठीक है। और उसके बाद बैक्टीरियल डिजीज का नाम बताया जाए तो बैक्टीरिया के थ्रू होने वाली, तो उसमें पहला नाम है क्या, टाइफाइड, और दूसरा नाम है ट्यूबरक्लोसिस। चलिए आते हैं इसमें, देखिए कुछ आपको ये छोटे छोटे एग्जांपल्स दिए गए हैं जिनके बारे में मैं आपको भी धीमे धीमे करके बताता जाऊंगा। देखिए, पहले देख लीजिए, आइए। ये देखिए, अब ये एल्गी, एल्गी जो नॉर्मली पॉन्ड में पाई जाती है, वो एल्गी जो है उसका एक एग्जांपल है आपका क्लेमाइडोमोनास हो गया, और उसका स्पाइरोगाइरा हो गया। प्रोटोजोआ का आपका एग्जांपल हो गया अमीबा और पैरामीशियम हो गया, ठीक है ना। उसके बाद ये फंजाई का एग्जांपल हो गया ब्रेड मोल्ड, पेनिसिलियम, एस्परगिलियस। और ये देखिए आपको एक वायरस का एग्जांपल दिया गया है। मैं आपको थोड़ा सा एक चीज और बता दूं, सॉरी, इसमें से आपका ये डायग्राम, ये डायग्राम, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, ये डायग्राम वेरी इंपॉर्टेंट है, और आपका ये डायग्राम भी वेरी इंपॉर्टेंट है।
अब आपको चलिए थोड़ा वेरिएशन बता दें इनके बारे में। सबसे पहले देखिए क्लेमाइडोमोनास को आप कैसे लर्न रखोगे। क्लेमाइडोमोनास आपका कुछ इस तरीके का होता है, जैसे कि आप समझ लो कि आपने एक जो है ले लिया माउस, और माउस के में जो वायर होता है उसको कट करके उसके जो है दोनों वायर को क्या कर दिया आपने अलग कर दिया थोड़ा दूर तक, तो ये क्लोमाइडोमोनास की तरीके का बन गया, ठीक है ना। स्पायरोगायरा को कैसे याद रखेंगे, स्पायरोगायरा को कुछ इस तरीके से याद रखिए, जैसे आपको जो गिफ्ट वाला जो एक मिलता है जो फ्लावर जो रोज फ्लावर का होता है, तो उसको जब खींच देते हैं तो ऐसे टेढ़ा टेढ़ा सा हो जाता है, तो ये स्पायरोगायरा कुछ इसी तरीके का होता है। तो ये एल्गी के दो एग्जाम्पल हैं। तो एल्गी के एग्जाम्पल दोनों कैसे याद रखेंगे, एक आपका माउस हो गया और एक आपका क्या हो गया, रोज हो गया, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से याद रखेगा, क्लेमाइडोमोनास और स्पायरोगायरा नाम हो गया, ठीक है। दूसरा प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ में अब देखिए प्रोटो नाम है तो ये कुछ प्रो है, तो अमीबा बढ़ के है मतलब अमीबा। तो अमीबा देखिए आपका क्या होता है, रेगुलर शेप चेंज करता रहता है, तो इसका शेप ये इसीलिए बना हुआ है, ये 7th क्लास में इसको डिस्कस भी किया गया था। दूसरा है पैरामीशियम, पैरामीशियम ये स्लीपर की शेप का होता है, आपकी जो स्लीपर होती है जिसको आप पहनते हो आप हिंदी में चप्पल, ये जो है कुछ इसी शेप का होता है, ये नॉर्मली पपाया शेप का भी होता है, ठीक है ना। ब्रेड मोल्ड आपका जैसे समझ लीजिए कि ब्रोकली आती है कुछ इसी तरीके का होता है। पेनिसिलियम तो आपका ये बना ही हुआ है, जैसे अब ढेर सारी बोन्स को एक साथ रख दिया गया हैंड के और इसके ऊपर क्या कर दिया गया, निशान बना दिया गया। और ये एस्परगिलस जो है ये आपका एक तरीके का जैसे क्वीन के लिए जो मुकुट बनता है, क्राउन बनता है, या फिर जो मशरूम टाइप का होता है, मशरूम को ऊपर से काट दीजिए तो कुछ इसी तरीके से बन जाएगा छोटा छोटा। चलिए ये देखिए ये है एक वायरस का, आप ये जान लीजिए वायरस का जो डायग्राम आपको दिखाया गया एज इट इज डायग्राम होता है इसका, इसमें कुछ भी नहीं चेंज होता। ये डायग्राम कुछ आपको ऐसा लगेगा कि जैसे इसको कैसे बनाया गया, मैकेनिकली कुछ बना हुआ है, मतलब ये मशीन की तरीके का कुछ, लेकिन ये एक्चुअल में ये लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है, नेचर की बनाई हुई चीज है। इसमें जो है अब क्या कहा जाए, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में इसके बाद ये आएगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। अब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, सिंगल सेल्ड अगर हैं तो वो उनका नाम क्या होगा, बैक्टीरिया, एल्गी, प्रोटोजोआ। अगर वो मल्टी सेलुलर हैं तब भी वो एल्गी और फंजाई होंगे, ठीक है ना। मल्टी सेलुलर का मतलब मैं ह्यूमन की बात नहीं कर रहा हूँ और अदर एनिमल की बात नहीं कर रहा हूँ। मल्टी सेलुलर मतलब कुछ सेल इनके में होती, ढेर सारी नहीं होती। एल्गी सिंगुलर सेल का भी होता है, मल्टी सेलुलर भी होता है। दे एक्चुअल में एक बात ये जान लीजिए, वर्ल्ड में जितनी भी चीजें हैं वो सिंगल सेल से ही ओरिजिनेटेड हैं, ठीक। दे लिव इन ऑल टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट, ये हर एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, ठीक है। आपका होमवर्क है, आप टॉर्टोइज के बारे में जानिएगा, टॉर्टोइज क्या होता है। They live in all type of environment, ranging from ice cold and climate to hot spring, the desert to the marshy land, ठीक है ना। ये मतलब कि ये देखिए हॉट से ले मतलब ठंडी से ठंडी जगह से लेके गर्म से गर्म जगह पे, डेजर्ट से की जगह मतलब रेगिस्तान की जगह से लेके मार्सी जगह जहाँ कीचड़ भरा हुआ उस जगह तक में भी ये रहते हैं। दे फाउंड इनसाइड द बॉडीज ऑफ एनिमल, ये एनिमल की बॉडीज से लेकर ह्यूमन की बॉडी में भी रहते हैं। ये ऑर्गेनिजम्स कहीं भी ग्रो कर सकते हैं और ये हर जगह फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं वैक्यूम छोड़कर। वैक्यूम में भी हम लोगों ने ज़्यादा किया नहीं है इसलिए हमको वैक्यूम के बारे में नहीं पता। अर्थ में 17 किलोमीटर के बिलो हम कभी गए नहीं हैं तो उसके बारे में भी ज़्यादा हमें नॉलेज नहीं है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारी लाइफ में बहुत अच्छा क्या करते हैं, रोल निभाते हैं। तो ये हमारे ये आपका फ्रेंडली जो है इस पार्ट में आपको शो करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैसे हमारे लिए फ्रेंडली हैं। सम ऑफ देम आर बेनिफिशियल इन मेनी वेज। अब कैसे हैं देखिए, ये हमको हार्मफुल डिजीज और उससे प्रॉब्लम से हमको क्या करते हैं, बचाते हैं। तो फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में आपको बताएगा। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पज, दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड एंड केक। ये किसके में यूज होते हैं,
ये कर्ड बनाने में भी यूज किए जाते हैं, ब्रेड बनाने में भी, केक बनाने में भी यूज किए जाते हैं। अब देखिए, एक साइंटिस्ट हैं लुईस पास्चर। लुईस पास्चर ने सबसे पहले क्या किया था, इन्होंने फर्मेंटेशन के बारे में बताया था। फर्मेंटेशन का मतलब आप समझिएगा कि ग्रेप्स को काफ़ी समय तक रख देने पे ग्रेप्स क्या होने लगता है, रॉट होने लगता है, स्पॉयल हो जाता है। तो ये स्पॉयल होने के बाद क्या करता है, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी क्या है, एक फ्रेंडली है, क्योंकि लोग इसको, अब आप जान लीजिए दुनिया में जितने लोग खाना खाते हैं उसमें से कुछ लोग को छोड़ दीजिए तो बाकी सभी लोग क्या करते हैं, अल्कोहल लेते हैं। बच्चों को छोड़ दीजिए और बूढ़े लोग भी पीते हैं, ठीक है ना, और यंगस्टर्स लगभग सभी पीते हैं। मैं 0.1% को छोड़ के सभी की बात बताऊंगा। मैं तो नहीं पीता। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैव बीन यूज्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ अल्कोहल। तो ये अल्कोहल के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ द एनवायरनमेंट। दे आर आल्सो यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ एनवायरनमेंट। ये क्या करते हैं, एनवायरनमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। अब सीधी सीधी बात है, फ्रेंड है तो एनवायरनमेंट को क्लीन करने का काम भी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल द ऑर्गेनिक वेस्ट, जैसे वेजिटेबल पील मतलब सब्जी का छिलका, एनिमल्स की रिमेन्स और फीसेस मतलब पॉटी, आर ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंस बाय बैक्टीरिया। तो सबसे पहला देखिए कितना इंपॉर्टेंट काम करते हैं ये। अब आप समझ लीजिए कि जो वेस्ट चीजें हैं उनको यूज करके क्या करना, सॉइल को फर्टाइल करने का काम करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले ऑर्गेनिक वेस्ट को ठीक है ना, ये यूज करते हैं और यूज करके क्या बताते हैं, प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन। और अलग अलग अब देखिए, आप जान लीजिए कि हर एक फ्रेंड बोला गया तो सिर्फ इसीलिए नहीं बोला गया कि ये सिर्फ इतना काम करते हैं, इनके साथ साथ इनसे मेडिसिन भी प्रिपेयर की करवाई जाती है। इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड इन इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब इनको सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। किसके थ्रू, नाइट्रोजन फिक्सेशन के थ्रू। मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड, कर्ड और ब्रेड बनाना। मिल्क इज टर्न्ड इनटू कर्ड बाय बैक्टीरिया। मिल्क जो है कर्ड में कन्वर्ट होता है बैक्टीरिया के थ्रू, ठीक है ना। इस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस, ठीक। नाइट्रोजन फिक्सेशन जो बैक्टीरिया करता है उसका नाम क्या है, लेग्यूमिनस, ठीक है ना। कर्ड्स कंटेन सेवरल माइक्रोऑर्गेनिजम्स ऑफ दीज बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है ये कि कर्ड को फॉर्मेशन किसके थ्रू होता है, बैक्टीरिया का नाम क्या, बैक्टीरियम लैक्टोबैसिलस। वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक, स्टार है ये। इट मल्टीप्लाइज इन मिल्क, ये मिल्क में मल्टीप्लाइज होता है और इसको कन्वर्ट कर देता है कर्ड में। बैक्टीरिया आर आल्सो कन्वर्ट्स इनटू कर्ड, और बैक्टीरिया आर आल्सो इन्वॉल्व इन मेकिंग द चीज, पिकल्स एंड अदर फूड आइटम्स। बैक्टीरिया सिर्फ कर्ड ही नहीं बनाता है, इसके अलावा चीज भी बनाता है, पिकल्स भी बनाता है और अदर फूड आइटम्स भी बनाता है। एन इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जिसका नाम क्या है, रवा या फिर सूजी, इडलीज, भटूराज इन कर्ड, इस कर्ड। तो अब आप ध्यान दीजिए कि आप जितने भी चीज खाते हो, इस इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट ये सारे कर्ड के यूज से ही बनाए जाते हैं, ठीक है। बैक्टीरिया एंड ईस्ट आर आल्सो हेल्पफुल फॉर फर्मेंटेशन ऑफ राइस, इडली एंड डोसा बटर। बैक्टीरिया और ईस्ट क्या करते हैं, फर्मेंटेशन करने में, राइस की इडली बनाने में और डोसा बटर
डोसा को अच्छा बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। अब देखिए आपको एक्टिविटी 2.3 दिया गया है। आपको क्या करना है, हाफ kg फ्लावर लेनी है, ठीक है ना, आटा जिसको कहते हैं, या फिर मैदा लेना है। इसमें थोड़ा सा शुगर ऐड करना और हल्का सा वार्म वाटर ऐड करना है। और इसमें थोड़ा सा क्या करना है, स्मॉल अमाउंट में ईस्ट पाउडर भी ऐड करना। तो आपने क्या क्या चीज़ ऐड किया, आपने इतना लिया, हाफ kg फ्लावर लिया, उसमें थोड़ा सा शुगर डाला, थोड़ा सा वार्म वाटर मिक्स किया उसमें, उसके बाद उसमें ईस्ट पाउडर भी थोड़ा सा स्मॉल में ले लिया। उसके बाद इसको नीट किया। नीट करने का मतलब क्या किया, आपने इसको मोल्ड किया, गूथा, इसका सॉफ्ट डो बनाया, ठीक है। सॉफ्ट मतलब एक मुलायम से एकदम डो जब आपने तैयार कर लिया, डो मतलब कि गूथ लिया इसको, तो इसके बाद क्या हुआ, आप देखोगे इससे क्या होगा, ये मैदा रेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उठ जाएगा मैदा, ठीक है ना। ईस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रिस्पिरेशन। अब देखिए जब ईस्ट जो है ये इसको क्या करता है, बहुत तेजी से मैदे को उठाता है, और इससे थ्रू क्या होता है, उठाने का रीजन क्या है, इससे क्या निकलता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड रेस्पायर करते हैं। बबल्स ऑफ गैस फिल द डो एंड इंक्रीज इट्स वॉल्यूम। तो बबल्स जो होते हैं, जब देखिए आप सीधी सीधी बात है कि किसी चीज का साइज इंक्रीज होगा तो उसके बीच का स्पेस इंक्रीज होगा, तभी तो वो साइज उसका इंक्रीज होगा। तो उस स्पेस के बीच कुछ ना कुछ तो आएगा, ये वैक्यूम तो होगा नहीं। तो उस स्पेस के बीच में क्या आया, ईस्ट ने कार्बन डाइऑक्साइड को उसमें क्या कर दिया, बबल्स की फॉर्म में भर दिया। तो इसके थ्रू उसका क्या हो गया, वॉल्यूम इंक्रीज हो गया, ठीक। बहुत बेसिक सी चीज़ थी, आपको ये लर्न रहनी चाहिए, इसलिए मैंने इसको कर दिया कि कैसे ये बनता है, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान दीजिए कि ईस्ट के थ्रू ब्रेड कैसे बनता है। आपने लिया क्या, आपने सबसे पहले लिया क्या, फ्लावर। फ्लावर में क्या किया, आपने थोड़ा सा शुगर डाला और थोड़ा सा वाटर डाला, ठीक है ना। उसके बाद इसमें ईस्ट पाउडर मिला दिया। उसके बाद मिक्स करके आपने इसको अच्छे से क्या कर लिया, मोल्ड कर लिया। जैसे आपने इसको मोल्ड करके कंप्लीट क्या बना लिया, मोल्ड बना लिया, तो डो बना लिया। तो डो बनाने के बाद क्या हुआ, इसका ये जो है क्या बन गया, ब्रेड के लिए रेडी हो गया। इसके बाद आप क्या करिए, इसको थोड़ा देर ओवन में रख के, इससे जब कार्बन डाइऑक्साइड की पॉपअप निकलने लगेगा तो इसके बबल्स, तो इसके बाद इसको क्या करिए, आप ले आके कट कर लीजिए, आप ब्रेड कंप्लीटली तैयार हो जाएगा, केक की तरह आप इसको यूज भी कर सकते हो। कॉमर्शियल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कॉमर्शियल यूज मतलब आप लार्ज वे में कैसे यूज करते हो, लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने में। तो अब देखिए लार्ज स्केल प्रोडक्शन किस किस चीज़ के लिए होता है, एल्कोहल बनाने के लिए, वाइन बनाने के लिए, और एसिटिक एसिड यानी विनेगर बनाने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। आपको यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पता चली कि विनेगर को का केमिकल नेम क्या है, एसिटिक एसिड है, ठीक है ना। तो कॉमर्शियल प्रोडक्शन अल्कोहल और वाइन का होता है, और साथ में एसिटिक एसिड का। फॉर दिस पर्पज ईस्ट इज ग्रोन ऑन नेचुरल शुगर। इसी पर्पज के कारण ईस्ट को क्या बना दिया, नेचुरल शुगर में प्रेजेंट इन ग्रेन लाइक बार्ले, व्हीट, राइस, क्रस्ट, फ्रूट जूस ईटीसी में ये क्या होता है, ये नेचुरल शुगर की फॉर्म में ये ग्रो होता है। टेक 500 ml बीकर फिल्ड अप 3/4 विथ वाटर। आपको 500 ml का बीकर लेना है, इसको 3/4, 500 ml का 3/4 कितना हुआ, 375 ml, ठीक। आपको क्या करना है, वाटर से फिल कर लेना है। डिजॉल्व 2 to 3 टी स्पून ऑफ शुगर। उसमें 2 से 3 टी स्पून शुगर को क्या कर देना है, उसमें मिला देना है। एंड हाफ स्पून ऑफ ईस्ट पाउडर, और आधा स्पून ईस्ट पाउडर को भी इसमें मिला देना है शुगर सोल्यूशन में। कीप इट कवर्ड इन अ वार्म प्लेस, और इसको क्या कर देना है, हल्के से गर्म जगह पर रख देना है, ठीक है। 4 to 5 आवर। नाउ स्मेल द सोल्यूशन। आप इस सोल्यूशन को स्मेल कर सकते हो। तो आपने क्या मिलाया, आपने क्या लिया, 500 ml का बीकर लिया, उसमें आपने 3/4 वाटर बढ़ा, और उसमें 3/4 आपने वाटर में थोड़ा सा आपने टीस्पून 2 to 3 टीस्पून शुगर आपने डाल के हाफ के लिए उसको ईस्ट पाउडर डालकर उसमें छोड़ दिया कि, तो आपने 5 आवर के लिए जब इसको छोड़ दिया, 4 to 5 आवर के लिए,
तो आप सोल्यूशन की स्मेल कर सकते हो। दिस इज स्मेल ऑफ एल्कोहल, ये एल्कोहल की स्मेल है। एच शुगर हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एल्कोहल बाय ईस्ट, क्योंकि शुगर को ईस्ट के थ्रू किसमें कन्वर्ट कर दिया गया, एल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया गया। तो ये प्रोसेस क्या हुआ, फर्मेंटेशन कहलाया। तो आप इसको कैसे लर्न रखोगे, what is fermentation? If the question is what is fermentation, what your answer? We take 3/4 mean 375 ml of water and add it some sugar and yeast powder, and we are wait for it to cover it for 4 to 5 hours. After it converted into alcohol, and this process of conversion is called fermentation. अब सबसे इम्पोर्टेंट फर्मेंटेशन तो आपको ये मैंने डिफिनीशन बता दिया, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ये जो आगे लिखा हुआ, ये जो ह्यूमन एक बना हुआ, ये इस साइंटिस्ट ने एक रिवॉल्यूशन ला दिया था जब इसने पहली बार क्या किया, इस तरीके की चीज बनाई। तो इसने क्या बना दिया, इसने दुनिया को जीने का सहारा दे दिया, वाइन दे दिया। बिना इसके दुनिया मर जाती। समझ में आया आपको कि नहीं? लुइस पास्चर ने लुइस ने क्या डिस्कवर कर दिया, वाइन को डिस्कवर कर दिया। तो नाम दिया गया लुइस पास्चर डिस्कवर्ड द फर्मेंटेशन। लुइस पास्चर ने फर्मेंटेशन को डिस्कवर किया 1857 में। मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज। व्हेन एवर यू फॉल इल, जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। डॉक्टर आपको क्या देता है? ये सोचिए कि अल्कोहल इंजूरियस होता है हेल्थ के लिए, लेकिन यहाँ बनाने का तरीका दिया हुआ है। मेडिसिनल यूज फॉर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का मेडिसिनल यूज। व्हेन एवर यू फॉल इन इल, जब आप बीमार पड़ते हो, डॉक्टर में गिव यू सम एंटीबायोटिक टैबलेट। आपको क्या देता है? कुछ एंटीबायोटिक टैबलेट देता है। ये एंटीबायोटिक टैबलेट है क्या? कैप्सूल है क्या? इंजेक्शन है क्या? जैसे एक का नाम लिखा हुआ है पेंसिलिन। क्या नाम लिखा है? पेंसिलिन। ये है क्या? द सोर्स ऑफ दीज मेडिसिन इज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसके सोर्स क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। सच मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक्स। और इनके तो देखिए, दीज मेडिसिन किल और स्टॉप द ग्रोथ ऑफ डिजीज। ये मेडिसिन क्या करती हैं? या तो मार देती हैं किसको? उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को जो डिजीज फैला रहे होते हैं, या फिर रोक देती है। तो इसीलिए इनको क्या बोला गया? एंटीबायोटिक्स बोला गया। तो आज ढेर सारी एंटीबायोटिक्स मार्केट में हैं। जैसे कि कुछ एग्जांपल हैं। ये एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया और फंजाई के थ्रू बनाई जाती हैं। तो ये एग्जांपल्स हैं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, इरेथ्रोमाइसिन। अब देखिए 1929 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने वर्क किया कल्चर ऑफ डिजीज काजिंग बैक्टीरिया। ठीक है ना? तो डिजीज जो होती है, जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है, सडनली फाउंड दैट स्पोर्स ऑफ लिटिल ग्रीन मोल्ड इन वन ऑफ हिज कल्चर प्लेट। उनको क्या मिला? एक वन ऑफ द क्या मिला? ग्रीन मोल्ड, एक ग्रीन कलर का मोल्ड मिला। ही ऑब्जर्व दैट द प्रेजेंस ऑफ मोल्ड प्रिवेंटेड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। ये क्या करता है? बैक्टीरिया की ग्रोथ होने से बचाता है। इनफैक्ट इट आल्सो किल्ड मे ऑफ दीज बैक्टीरिया, और शायद ये बैक्टीरिया को किल्ड भी कर रहा था। फ्रॉम दिस द मोल्ड पेंसिलिन वॉज प्रिपेयर्ड। तो इसी मोल्ड के थ्रू इन्होंने क्या किया? पेंसिलिन को प्रिपेयर किया। आपको एक चीज आपने इसमें नोटिस की, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है कि पेंसिलिन को डिस्कवर किसने किया, मतलब पेंसिलिन का इन्वेंशन किसने किया। ठीक है ना? पेंसिलिन का प्रिपेयर किसने किया? तो किसने किया? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। तो फिर से बता देते हैं, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग काम कर रहे थे किस पे? डिजीज जो बैक्टीरिया के थ्रू होती है इस पे। तभी अचानक वो काम करते समय एक ग्रीन कलर का मोल्ड जो है उनकी उस प्लेट पर गिरा, जिसपे वो क्या कर रहे थे? इन्वेंशन के लिए चीजें देख रहे थे। तभी अचानक उन्होंने ऑब्जर्व किया कि वो बैक्टीरिया क्या होने लगा? डेड होने लगा उसके थ्रू।
या फिर उसके थ्रू उसको स्प्रेड होने से भी प्रिवेंट कर रही थी वो मोल्ड। तो रीजन क्या था कि वो कौन थी बैक्टीरिया, वो मोल्ड क्या थी। तो उन्होंने जब पता लगाया तो उन्होंने नाम दिया इसको क्या, कि ये बैक्टीरिया ही क्या है रीजन, ये ही मोल्ड ही रीजन है बैक्टीरिया को की ग्रोथ को रोकने का। तो इन्होंने क्या किया, उसके थ्रू बनाया क्या, पेंसिलिन बनाकर इन्होंने वर्ल्ड के सामने लाया। The antibiotics are manufactured by growing specific microorganisms and used to cure the variety of disease। obvious है कि variety of disease से बचाती है ये जो है। antibiotics are even mixed with feed of livestock and poultry to check microbial infection in animals। they are also used to control many plant disease। अब देखिए ये सिर्फ ह्यूमन के लिए नहीं काम करती, पोल्ट्री फार्म में जहाँ पे चिकन्स ढेर सारे होते हैं उनको भी दिया जाता है ताकि वो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन से बचें, एनिमल्स माइक्रो इन्फेक्शन से बचें, ठीक है ना। प्लांट्स को भी ये दिया जाता है, उनकी डिजीज को कंट्रोल करने के लिए प्लांट्स को कैसे दिया जाता है बताइए, आप सोच के बताइएगा हमें। It is important to remember that antibiotics should be taken only on the advice of a qualified doctor। एंटीबायोटिक्स हमेशा क्वालिफाइड डॉक्टर के ही, जो डॉक्टर एमबीबीएस की डिग्री हो जिसके पास, उसी की एडवाइस से लेनी चाहिए। आल्सो यू मस्ट कंप्लीट द कोर्स ऑफ प्रिस्क्रिप्ट बाय द डॉक्टर। इफ यू टेक एंटीबायोटिक्स व्हेन नॉट नीड और इन रॉन्ग डोजेज। आप अगर एंटीबायोटिक लेते तो कभी मजाक में इसकी गलत डोज नहीं लेनी चाहिए। इसके थ्रू क्या हो सकता है, इट में मेक द ड्रग लेस इफेक्टिव। ये ड्रग को ज़्यादा या कम डोज को इफेक्टिव कर सकता है। व्हेन यू माइट नीड इन द फ्यूचर, अगर आपको भविष्य में जरूरत पड़ती है तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी। आल्सो एंटीबायोटिक्स टेक अननेसेसरली विल किल द बेनिफिशियल बैक्टीरिया इन द बॉडी। अब आप ये भी ध्यान रखिए कि अब आपकी बॉडी एकदम सही है तो आप अगर मेडिसिन खा रहे हो तो जो यूजफुल बैक्टीरिया आपकी बॉडी में, उनका क्या हो जाएगा, वो बेनिफिशियल को भी जाके क्या कर देंगे, किल कर देंगे। और देखिए एंटीबायोटिक्स आर नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट कोल्ड एंड फ्लू एज दीज आर काज्ड बाय वायरसेस। ठीक है, एंटीबायोटिक्स जो वायरसेस के थ्रू होती हैं उसके लिए ये क्या नहीं है, इफेक्टिव नहीं है। रीजन एंटीबायोटिक्स बैक्टीरिया के थ्रू बनते हैं, एलगी के थ्रू बनते हैं। When a disease carrying microbe enters our body, when a disease carrying microbe, एक डिजीज कैरी करने वाला माइक्रोब जो हमारी बॉडी में इंटर करता है, द बॉडी प्रोड्यूसेस, तो बॉडी हमारी क्या करती है, प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज टू फाइट द इन्वेडर। इस बाहरी व्यक्ति से लड़ने के लिए, इस बाहरी चीज से लड़ने के लिए प्रोड्यूस करती है एंटीबॉडीज। द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट इंटर अगेन, और ये फिर से जान जाती है कि कैसे इससे लड़ना है। तो आप जान लीजिए कि अगर आपको कुछ डिजीज हैं जो डिजीज एक बार हो जाती है तो ह्यूमन को लाइफ टाइम दोबारा नहीं होती, क्योंकि बॉडी उसके लिए इतनी अच्छी एंटीबॉडी जनरेट कर चुकी होती। फॉर एग्जाम्पल डेंगी, द बॉडी ऑल्सो रिमेंबर हाउ टू फाइट द माइक्रोब इन इट इंटर अगेन। ठीक है ना। इफ डेड और वीकनेड microbes are introduced into a healthy body, the body fights and kill the invading bacteria by producing suitable antibodies। तो अगर हेल्दी अच्छी बॉडी के पे अगर कोई नॉर्मल वीक बैक्टीरिया क्या करता है, अटैक करता है, तो ये बॉडी क्या कर लेती है, हमारी बॉडी आराम से उससे फाइट करके जीत लेती है, हमको कुछ भी खाने की जरूरत नहीं पड़ती है। द एंटीबॉडीज रिमेन, अब देखिए हमारी बॉडी में जब मेडिसिन जाती है तो यही एंटीबॉडी को क्या कर देती है, एक्टिव कर देती है। ठीक है ना, बाकी कोई काम नहीं करती। अब आप मेडिसिन ज़्यादा खाओगे तो एंटीबॉडीज ज़्यादा क्वांटिटी में क्या होगी, एक्टिवेट हो जाएगी, जो हार्मफुल भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जितने बैक्टीरिया हैं वो तो क्या हो जाएंगे, जितने भी जो है अननेसेसरली डिजीज काजिंग बैक्टीरिया हैं वो तो डेड हो ही जाएंगे। लेकिन अगर साथ में ये सोचिए कि जो आपकी बॉडी में रिक्वायर्ड बैक्टीरियाज हैं वो अगर डेड हो जाएंगे तो आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, इम्यूनिटी पावर लेस हो जाएगा आपका।
चलिए आगे देखते हैं। From the disease causes microbes fall over. This is how a vaccine work. तो इसी पर क्या बनाया गया कि कोई ऐसी चीज बनाई जाए जिसको क्या कहते हैं एंटीबॉडी बॉडी में दे दिया जाए, तो वो बॉडी में रेगुलर रहे और बॉडी क्या करे, बॉडी को बैक्टीरिया से या फिर जो है इस तरीके की डिजीज कॉजिंग माइक्रोब्स से क्या कर सके, रेगुलर बचा सके। तो तब एक नाम सामने आया वैक्सीन। क्या नाम सामने आया? वैक्सीन। तो सेवरल डिजीजेस इंक्लूडिंग कॉलरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। तो ढेर सारे डिजीज हैं जो वैक्सीनेशन के थ्रू क्या हुई, बचा ली गई। तो डिजीजेस कौन कौन सी थी? तो वैक्सीनेशन का मीन क्या होता है? आपको डिजीज हो चाहे ना हो, ठीक, आपको डिजीज होने के पहले आपकी बॉडी में एक एंटीबॉडी ऑलरेडी जनरेट रहे एज क्या कहते हैं आपका प्लस फॉर्म के लिए, इसके लिए दिया जाता है वैक्सीन, जिसके थ्रू क्या होता है जब भी कभी कोई डिजीज काजिंग माइक्रोब्स बॉडी के अंदर इंटर करता है तो वो इमीडिएटली वो वायरस क्या करते हैं, सॉरी, वो एंटीबॉडीज जो वैक्सीन के थ्रू प्रोवाइड किए जाते हैं वो डिजीज काजिंग माइक्रोब्स से फाइट करते हैं और उनको किल कर देते हैं। तो जैसे कुछ डिजीज के नाम दिए गए हैं जिनके लिए वैक्सीन बनाई गई थी शुरुआत में। कॉलेरा, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस। अब देखिए सबसे पहला नाम सामने आता है जो वैक्सीन जिन्होंने बनाया था, इस दुनिया को जिन्होंने दिया था, उनका नाम क्या था? एडवर्ड जेनर। क्या नाम था? एडवर्ड जेनर। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है। इन्होंने समझ लीजिए कि अप्रॉक्सीमेट 1 लाख पीपल की लाइफ को बचाया था अपने टाइम में जब इन्होंने वैक्सीन बनाई थी। इन योर चाइल्डहुड यू मस्ट हैव बीन गिवन इंजेक्शन टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ अगेंस्ट सेवरल डिजीज। ऑब्वियस है, बच्चे के लिए एक छोटा सा टीका का कार्ड बनाया जाता है इंडिया में, उस कार्ड के थ्रू क्या करते हैं अलग अलग टाइम पे अलग अलग वैक्सीन दी जाती है, जिससे हम हमारी बॉडी क्या करती है बड़े होने पर डिफरेंट डिजीज से प्रिवेंट कर लेती है हमको, ठीक है ना। It is essential to protect all children against their disease. Necessary vaccines are available in the nearby hospital. तो छोटी छोटी जो नेसेसरी वैक्सीन्स होती हैं वो नियर बाय हॉस्पिटल में अवेलेबल की जाती हैं। भी आपको बिलीव नहीं होगा, 1 ईयर बिफोर मीन 2019 में 20 में ये क्या किया गया था कि पूरे स्कूल्स में हर जगह पूरे इंडिया में क्या देना चालू किया गया था, जो है हेपेटाइटिस का वैक्सीन जो पूरे इंडिया में सबको लगाया जाना चालू किया गया था, जिसके थ्रू क्या हुआ एक एक ह्यूमन बॉडी को इसके थ्रू एंटीबॉडीज पूरी बॉडी में हर इंसान के मिल गया। जब वो बड़े होंगे तो ऑलरेडी हेपेटाइटिस अब उनको नहीं होगा। इसी तरीके से पल्स पोलियो के लिए देखिए, पल्स पोलियो के लिए ड्रॉप्स दी गई, ठीक है ना, जो एक वैक्सीन थी। वर्ल्ड वाइड campaign against the smallpox are finally lead the eradication from the most part of the world। तो चलाया गया। इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आया, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी। सम बैक्टीरिया आर एबल टू फिक्स नाइट्रोजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर टू इनरिच सॉइल। कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं हमारी बॉडी में, सॉरी, कुछ बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं एबल होते हैं नाइट्रोजन को, मतलब कि जो नाइट्रोजन गैस होती है उसको एटमॉस्फेयर की उसको सॉइल में मिलाने के लिए, फिक्स करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और इसके कारण सॉइल की फर्टिलिटी मतलब सॉइल की उर्वरता बढ़ जाती है। इस तरीके के माइक्रोब्स को क्या नाम दिया गया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स नाम दिया गया, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ध्यान से सुनिएगा। फिर से मैं समझाता हूँ कि कुछ बैक्टीरिया जो क्या होते हैं, अब देखिए इसको मैं सीधे सीधे बताता हूँ कि सॉइल में जो होता है नाइट्रोजन फिक्स नहीं होता, मतलब नाइट्रोजन नहीं होता। ये इन्वायरमेंट में हमारे नाइट्रोजन कितना होता है? 78% होता है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट में 78% है, लेकिन सॉइल में कितना है? निल है। तो सॉइल में होगा तो प्लांट इसको यूज कर पाएंगे। तो प्लांट्स को यूज करने के लिए क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन गैस के साथ रिएक्शन करके उसको क्या कर लेते हैं, सॉइल में मिक्स कर देते हैं। तो ये जो नाइट्रोजन को सॉइल में मिक्स करना हुआ इसको क्या नाम दिया गया? नाइट्रोजन फिक्सेशन नाम दिया गया, ठीक है ना।
तो जो माइक्रोब्स नॉर्मली इसको करते हैं, इनको क्या नाम दिया गया? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर नाम दिया गया। ठीक है ना। ये ब्लू ग्रीन एल्गी है जो साइनोबैक्टीरिया का नाम दिया गया। ये क्या करते हैं? नाइट्रोजन फिक्सिंग का काम करते हैं। Okay friends, I hope you enjoyed this video very much, and remain part of this video we will discuss to the lecture second. Thank you. I hope you enjoyed this video very much. For taking regular updates, add our playlist to your YouTube. This is not end, it's just beginning. So start your journey with us. To understand better to this video, replay it and revise it. Goodbye.